हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरवीओ प्रेप गुरु। चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ है जो हाल ही में गवर्नमेंट ने स्टिमुलस जारी किया है सेकंड कोरोना वेव में, उसको लेकर के है। ये जो स्टिमुलस है डेट इज़ ऑफ 6.28 लाख करोड़। इसके ओवरव्यू को हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो है लोन गारंटी दी गई है, कंसेशनल क्रेडिट्स दिया गया है उन सेक्टर्स को जो पैंडेमिक की वजह से काफ़ी बुरी तरीके से हिट हुए हैं। साथ ही पैंडेमिक की वजह से जो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर का स्थिति एक्सपोज हुआ है उसको भी सुधारने के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे, खासकर रूरल एरियाज़ में। इसमें जो कोर पैकेज है उसका मेन पर्पस ये है कि बैंक्स लेंडिंग करें और गवर्नमेंट उसके लिए पीछे से गारंटर का काम करेगी। सो इसके बेनिफिट्स कुछ इस प्रकार हैं। इसकी वजह से जो कोरोना की वजह से जो सेक्टर्स हिट हुए हैं उनको ज़िंदा रखने में ये काफ़ी मदद करेगा। टूरिज़्म सेक्टर की बात करें जो कि काफ़ी एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव होता है, वो जो बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुआ है वो उसको सर्वाइवल मिलेगा। इसके जो बेसिक इश्यूज़ हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। यह मेजर इनसफिशिएंट है। इट विल नॉट जनरेट डिमांड, इट विल नॉट इम्प्रूव द जीडीपी कंडीशन, और हाई इन्फ्लेशन कंडीशन जो अभी बना हुआ है ये भी शायद सुधर ना पाए। अनएम्प्लॉयमेंट के कंडीशन जो कि कोरोना से पहले से ही है उसमें भी शायद सुधार ना आ पाए। इसका मुख्य कारण ये है कि ये जो पैकेजिंग है इट्स बेसिकली सप्लाई ड्रिवन। बैंक्स कंपनी को, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को जब पैसा देगी उसके बाद फिर वो प्रोडक्शन करेंगे, फिर लोग खरीदेंगे, इसका ये मॉडल है। बल्कि होना यूँ चाहिए था कि डिमांड को बढ़ाना चाहिए था, कंजम्पशन बढ़े इस पर काम करना चाहिए था। लोगों के हाथ में पैसा दिया जाता ताकि वह डिमांड बढ़ाए। जब डिमांड बढ़ती तो जो कंपनियां हैं वो खुद ही बैंक से लोन लेती प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, और फिर जो इकोनॉमी है वो रिवाइव कर पाती। खैर, नेक्स्ट न्यूज़ है ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग को लेकर के। यह एक तरीके का नोट्स अपडेट है। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर रखा है। जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो हुए हैं उसके बारे में हम इसमें नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि नशा मुक्त भारत अभियान, ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन, नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन एंड नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर का काम है कि नार्कोटिक्स का जो इधर से उधर इलीगल ट्रेड हो रहा है उसे रोका जाए। नेक्स्ट न्यूज़ है साइबर कैपेबिलिटीज़ एंड नेशनल पावर रिपोर्ट को लेकर के। यह रिपोर्ट जारी किया गया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार जो टॉप टायर कंट्रीज़ का जो लिस्ट है उसमें यूएस ने टॉप किया है, और सेकंड टायर कंट्रीज़ के लिस्ट में चाइना ने टॉप किया है। इसमें एक आश्चर्यजनक बात यह है कि चाइना साइबर कैपेबिलिटी के मामले में यूएसए से काफ़ी ज़्यादा पीछे है। इट इज़ डिकेड्स बिहाइंड एज पर द रिपोर्ट। इंडिया के केस को हम लोग देख लेते हैं। इंडिया के बारे में ये पॉजिटिव कहा गया है कि यहाँ पे प्रोग्रेस हुआ है, पर दैट प्रोग्रेस इज़ वेरी स्लो बट स्टिल इट्स इंक्रीमेंटल। इसे बढ़ाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑन द इंटरनेट को लेकर के। हाल ही में जो हमारे रविशंकर जी मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं उनकी ट्विटर अकाउंट को 1 घंटे के लिए बंद कर दिया गया था। ट्विटर ने ऐसा यूएस डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट 1998 के तहत किया था। इस एक्ट को हम लोग जान लेते हैं। ये यूएस का एक्ट है। इसके तहत जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटरनेट पर है उसे प्रोटेक्ट किया जाता है। यदि किसी कंटेंट डेवलपर ने कुछ कंटेंट ऑनलाइन डेवलप किया, फॉर एग्जांपल इमेज, और उसने उस पर कॉपीराइट ले रखा है, तो बिना उसके परमिशन के इस इमेज को कहीं पर भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। और कहा जाता है रविशंकर के केस में उन्होंने जो है ऑनलाइन कंटेंट को जो कि इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्टेड था उसको कॉपी किया था, जिसकी वजह से ट्विटर ने ऐसा एक्शन लिया। यदि ट्विटर ऐसा एक्शन नहीं लेती तो जो कंटेंट क्रिएटर जिसने कि इशू रेज किया था वो हो सकता था कि यूएसए में इस पर केस कर देती और फिर ट्विटर को कोर्ट केसेस यूएसए में लड़ने पड़ते। तो उससे बचने के लिए इसने इस तरीके के कदम उठाए। पर रविशंकर मिनिस्टर ने अपना गुस्सा भी इस पर जाहिर किया 1 घंटे के बाद जब ट्विटर उनका एक्टिवेट हुआ। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हर वो चीज़ जो भी चीज़ क्रिएटिविटी में आती है दैट इज़ यूनिक, तो वह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहला सकती है। इसमें काफ़ी कुछ आ सकता है, इन्वेंशंस वगैरह आते ही हैं, फिर लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क्स आएंगे, कोई भी डिज़ाइंस या सिंबल्स या कोई इमेजेस, नेम्स जो कि कॉमर्शियली यूज़ किया जा रहा है वो सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आ सकते हैं। कंडीशन इज़ इट शुड बी यूनिक, और इसके लिए लीगल प्रोटेक्शन भी लेना होगा।
विदाउट लीगल प्रोटेक्शन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट नहीं की जा सकती। सभी कंट्रीज़ में इसके लिए अपने लॉस हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बेहतन डैम को लेकर के। यह डैम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है चाइना में। जब यह डैम साउथ वेस्टर्न चाइना में बन चुका होगा तो इट विल बी द सेकंड बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। इससे पहले जो इससे बड़ा डैम जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है वो भी चाइना में है, दैट इज थ्री गॉर्ज डैम इन यांगते। अगला न्यूज़ है 2DG ओरल ड्रग को लेकर के। इट इज़ अ ड्रग टू क्योर कोरोना। जी हाँ, कोरोना की दवा आ चुकी है। विदेश में भी कुछ दवाएं अभी इस्तेमाल की जा रही हैं और इंडिया ने भी यह दवा लॉन्च किया। इट इज़ द फर्स्ट कोरोना मेडिसिन डेवलप इंडाइजेनियसली। रेड्डी लेबोरेटरीज ने यह कहा है कि इस ड्रग को वह कमर्शियली लॉन्च करने जा रहा है। यह ड्रग जो है DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो डिफेंस के फील्ड में रिसर्च करती है, उसने यह दवा बिल्ड की है, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट न्यूज़ इज कोविन को लेकर के है। इंडिया ने यह डिसाइड किया है कि इसका जो ओपन सोर्स वर्जन है वो लॉन्च करेगा और 50 कंट्रीज़ को वह यह ओपन सोर्स वर्जन प्रदान करेगा। ये कंट्रीज सेंट्रल एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ हैं जो यह चाहती हैं कि वैक्सीन का जो सिस्टम उनका है वो और बेहतर हो, और उन्हें ऐसा लगता है कि जो कोविन ऐप है वह काफ़ी कारगर होगा। कोविन एक्चुअल में एक एक्सटेंशन है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क का, ईविन का, जिसका इस्तेमाल किया जाता है वैक्सीनेशन प्रोग्राम के रियल टाइम फीडबैक को लेने के लिए। यह क्लाउड बेस्ड सिस्टम है कम्प्लीटली। इसमें किस तरीके से वैक्सीनेशन दी जाएगी उसका प्लान किया जाता है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, फिर उसे मॉनिटर कैसे करना है कि सही से वैक्सीनेशन हो रहा है कि नहीं, और इसका आउटकम कितना है, ये भी इवैल्यूएट इस ऐप के थ्रू किया जा सकता है, यानी इस ऐप के थ्रू सरकार कर सकती है। अगला न्यूज़ है अग्नि P प्राइम मिसाइल को लेकर के। अग्नि P फॉर प्राइम, यह अग्नि का लेटेस्ट वर्जन मिसाइल है। इट इज़ अ बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि इसकी जो ट्रैजेक्टरी है वो कुछ इस प्रकार से होगी, राइट, पैराबोलिक। इट विल बी द एडवांस वेरिएंट ऑफ अग्नि मिसाइल, और इसका रेंज जो होगा वो 1000 से 2000 होगा। इट इज़ ए कैनिटराइज्ड मिसाइल, राइट, एंड इट्स अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल ऑल्सो। सारे अग्नि मिसाइल सरफेस टू सरफेस ही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है ब्लैक होल को लेकर के। हाल ही में ब्लैक होल एरिया थ्योरम, जो कि फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंस के द्वारा दिया गया था, उसे सही ठहराया गया है। इस थ्योरी के अनुसार ब्लैक होल का जो सरफेस एरिया है वो श्रिंक नहीं कर सकता है। यह थ्योरी खुद ही डिराइव्ड है आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। चलिए पहले ब्लैक होल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ब्लैक होल वह इलाका होता है स्पेस में जहाँ पे ग्रेविटेशन इतनी अधिक हो जाती है कि लाइट भी यदि वहाँ से गुजरे तो इस ग्रेविटेशन में खिंचा जाता है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये जो लाइट है वो इस ग्रेविटी से खिंचाया हुआ, और ये जो लाइट सर्कुलेट कर रहा है इसके चारों ओर, ये इट्स बिकॉज ऑफ दैट इंटेंस ग्रेविटी। यहाँ पे ग्रेविटी जो इतनी स्ट्रांग होती है उसकी वजह से जो इसके आसपास के पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं और एक डेंस मास क्रिएट हो जाता है। ये पार्टिकल्स बेसिकली होते हैं डाइंग स्टार्स के, यानी कि कोई स्टार है यदि वो मरने लगा, डाइंग होने लगा, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, जितने भी मैटर्स हैं, वो सब कोलैप्स करने लगते हैं अपने अंदर ही और बिल्कुल सिकुड़ने लगते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे वो ब्लैक होल का निर्माण कर देते हैं। ब्लैक होल एरिया थ्योरम कैसे आइंस्टीन से डिराइव्ड है ये हमने डिस्कस किया है। आइंस्टीन थ्योरी क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी साफ कहता है कि जो स्पेस और टाइम है वो एक दूसरे में गुथे हुए हैं, और ये जो स्पेस टाइम जो गुथे हुए हैं इसी की वजह से ग्रेविटी हमें महसूस होती है। और ये थ्योरी आइंस्टीन ने 1915 में ही दे दी थी, यानी आज से लगभग 100 साल पहले, 100 साल से भी पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।